स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सियासी रन 2024 और सियासी रन 2024 में हम बात करेंगे उत्तराखंड की। नामांकन का सिलसिला चल रहा है और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर सैटरडे, संडे और मंडे धुलंडी की अगर छुट्टी की बात कर लें तो अब 2 दिन का वक्त कैंडिडेट्स के पास में रहेगा। विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अभी 2 सीट पे नामांकन की बात अलग है, कैंडिडेट तय करने हैं। यूकेडी 4 सीट पे कर चुकी है और 1 सीट पर उन्होंने समर्थन किया है। भाजपा के 5 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं, लेकिन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से जो कैंडिडेट हैं अजय टमटा माफ करिएगा, उनके नामांकन में सीएम भी पहुंचे और नामांकन कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश का पहला ऑनलाइन जो नामांकन दर्ज हुआ है वो हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत साहब का। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और इसी को लेकर के हम चर्चा भी करेंगे कि ऑनलाइन इस वक्त नामांकन करना मजबूरी या फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग। धामी साहब एक जगह जा पाए, दूसरी जगह नहीं पहुंच पाए, क्या कुछ कारण है? कांग्रेस अभी तक नामांकन का वक्त निकला जा रहा है, कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही है। तो ये तमाम जो पहलू हैं, उत्तराखंड की जनता क्या मानती है इन सबको लेकर के और राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविंद्र वाल्मीकि जी जुड़े हुए हैं भाजपा से, अनिल थपलियाल साहब यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशीष नोटियाल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। मैं अनिल जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपका समर्थन है एक कैंडिडेट को, 4 आपके प्रत्याशी हैं, नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस बीच भी जो कैंडिडेट उतारे हैं उससे तो लगता नहीं है कि कहीं पे भी किसी तरह का कोई गठबंधन का रास्ता आपने छोड़ा होगा या खुलने वाला हो। आपका भी आरोप यही है कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन उसका एहसास नहीं हो रहा, कांग्रेस भी यही कह रही है। तो एजेंडा एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं आप लोगों के। दूसरी तरफ आपकी पार्टी से, और अभी मैं कुछ देर पहले ही कहीं पे देख रहा था एक स्टेटमेंट, जब एक रावत साहब ने ऑनलाइन अपना पर्चा दाखिल हरिद्वार से किया है तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया, धामी साहब पहुंचने वाले नहीं थे, इस वजह से ऑनलाइन किया। ऐसा क्यों लगता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये लोकतंत्र का पर्व है और सर मुझे लगता है। हाँ, कंटिन्यू प्लीज। हेलो, कंटिन्यू। आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में तो हर पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, वो अपनी आजमाइश करेंगे। जहां तक बात रही हरिद्वार की, सीएम साहब इनके नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे, ये क्या कारण रहे? इन कारणों को तो जानने के लिए रविंद्र भाई बताएंगे स्पष्ट तरीके से। पर इतना जरूर है कि वहां उनको घबराहट है, क्योंकि क्षेत्रीय दल पहले जो क्षेत्रीय उत्तराखंड क्रांति दल था वो उत्तराखंड क्रांति दल अब नहीं रहा है। और इनको पता था कि गठबंधन जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे, या तो हमारे साथ समर्थन करेंगे या कांग्रेस के साथ समर्थन करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्षेत्रीय मुद्दों पे क्षेत्रीय मुद्दों पे इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और रही बात हमारे समर्थन का, तो हमने हमारे क्षेत्रीय पार्टी ने उस व्यक्ति को समर्थन दिया है और उसको प्रत्याशी के रूप में घोषित करेंगे जो युवा वर्ग की आवाज है, उत्तराखंड के बेरोजगारों की आवाज है, और जो बुलंद होकर के क्षेत्रीय मुद्दों को उठाता है और क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करता है। हमने उसको समर्थन दिया है और चारों प्रत्याशी हमारे दमदार हैं, अनुभवी हैं और क्षेत्रीय मुद्दों से, क्षेत्रीय समस्याओं से, मूलभूत जो सुविधाएं हैं जिसकी जरूरत है, जिसकी समृद्ध राज्य की हमने मांग की थी, उसको हम समझते हैं, हमारे प्रत्याशी समझते हैं। इस एजेंडे को लेकर के हम जाएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है, तो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, कभी कांग्रेस को तोड़ रही है तो कभी किसी को तोड़, लेकिन हमें तोड़ तोड़ करने में, हम ना इनका जोड़ तोड़ में आएंगे ना इनके समर्थन। हम अकेले दमखम पे चुनाव लड़ेंगे और इनका सामना करेंगे डट के। परिणाम तो ये प्रतियोगिता है,
राजनीतिक प्रतियोगिता हो, चलिए चाहे अनिल जी वापस लौट रहा हूँ सर, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, क्योंकि आपने जो सवाल उठाए हैं उनके मैं रविंद्र जी से जवाब दिलवा देता हूँ। रविंद्र जी, विपक्ष का ये कहना है, बड़ी अच्छी बात लगी कि चले आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रावत साहब ने, त्रिवेंद्र रावत साहब ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अजय टम्टा जी ने, क्योंकि दिग्गज जो हैं आपके, उन्होंने नामांकन कर दिया, धामी साहब वहां पे पहुंचे थे। विपक्ष का ये कहना है कि त्रिवेंद्र जी के यहाँ पे धामी साहब को जाना नहीं था, इस तमाम चर्चाओं को कोई जगह ना मिले, इस वजह से उन्होंने ऑनलाइन ये नामांकन किया। अदरवाइज तो हर कोई अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है, वहां जाता है। साथ में अभी आपने सुना अजय जी ने, अनिल जी ने एक आरोप लगाया है कि वहां घबराहट है, इस वजह से धामी साहब नहीं गए। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ये तो इनका अपना मसला है। इनके दिमाग में जो ये बुन लेते हैं उसे ये सच मान लेते हैं। लेकिन अभी तक विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट नहीं उतार पाए। सवाल तो इस बात का है, आप हमें छोड़िए हमारा नॉमिनेशन कैसे हुआ। आज टेक्नोलॉजी की मदद से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, और अजय टम्टा जी ने अपना फिजिकली नॉमिनेशन किया है। इसमें क्या अंतर है? अब एक जगह पे मुख्यमंत्री अगर रहे हैं तो दूसरी जगह एक जनसभा होनी है, उसमें रहेंगे मुख्यमंत्री जी। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि अभी तक इनके पास जो इतनी भारी आपस में संघर्ष चल रहा है, सैकड़ों लोग लाइन में लगे बैठे हैं टिकट लेने की, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं टिकट किसे दे, या इनके पास कोई है ही नहीं, कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। अब दो बातें हैं जो अभी तक मुख्य विपक्षी दल अपना कैंडिडेट नहीं चुन पाई, और दूसरी तरफ इधर गणेश गोदियाल जी कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, चुनाव में हम बड़ी मुश्किल है चुनाव लड़ना। बेमन से जो प्रत्याशी हैं भी, या तो वो बेमन से लड़ रहे हैं या कोई तैयार नहीं हो रहा है। जबरदस्ती किसी को टिकट पकड़ाने से अच्छा है आप पहले ही स्वयं मान ले कि जी हमारे बस का नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इधर हमारी तरफ को कौन नॉमिनेशन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बातों से ध्यान हटा के। और जहां तक मेरे यूकेडी के मित्र साथी हैं, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता यूकेडी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए या नहीं किए, मुझे जानकारी नहीं है। करे हैं कोई अनिल जी? बिल्कुल 4 कैंडिडेट हैं उनके। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं था। बढ़िया है, अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं अगर उन्होंने रविंद्र भाई। लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसे कोई कैंडिडेट हुए हैं। तो अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं अनिल जी को। बाकी यूकेडी जिस तरीके से इनके कैंडिडेट नहीं दिख रहे, वैसी यूकेडी भी नहीं दिखती। अब ठीक है, टीवी चैनलों पे आके भाई बेचारे हमारे जो है पक्ष रखते हैं, अच्छी बात है, रखना चाहिए। हमारा क्षेत्रीय दल है, हमें तो बहुत आशा रहती है, लेकिन क्या करें कि क्षेत्रीय दल आपस में ही संघर्ष करता रह जाता है, इसलिए नहीं इनका कुछ हो पाता। और बाकी रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के तो अभी डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि टिकट हरीश रावत जी को दे या हरीश रावत जी के पुत्र को दे, क्योंकि संघर्ष बड़ा तगड़ा है इनमें आपस में। जी चले, आपने ये तो डिस्क्लोज किया है कि इनके इर्द गिर्द ही कुछ कवायद चल रही है कि हरीश रावत जी या उनके पुत्र। हमारे साथ में चल अभी जुड़ रहे हैं आशीष नोटियाल जी कांग्रेस से, उनसे मैं जवाब दिलवाऊंगा। लेकिन उससे पहले अनिल जी, अभी आपने सुना रविंद्र जी को कि संघर्ष आपस में ही कर रहे हैं, तो बीजेपी पे बेवजह एक धकेला जा रहा है उन पे एजेंडा कि बीजेपी में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो इनका सीधा सीधा कहना है कि अपने यहाँ जरूर देखना चाहिए। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आशीष जी आशीष मैं आ रहा हूँ। अनिल जी लौटूंगा, मैं आशीष जी के पास में जा रहा हूँ एक बार। आशीष जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आशीष नोटियाल कांग्रेस से। आशीष जी, अभी रविंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका साफ कहना है कि त्रिवेंद्र रावत जी के नॉमिनेशन में पहुंचे नहीं पहुंचे सीएम, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया, विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहा है। इसी तरह से अजय टम्टा जी के पहुंचा, लेकिन आप लोगों पे तो सीधा आरोप यह है कि नामांकन की डेट निकली जा रही है लेकिन कैंडिडेट तय नहीं हो पा रहा है आपसे। निश्चित मैं बीजेपी वालों को कहना चाहूंगा, वो निश्चिंत रहे, हमारा कैंडिडेट उतरेगा और हम नामांकन भी कराएंगे और जीतेंगे भी। हरिद्वार सीट से आपके सबसे कमजोर प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उठे हुए हैं, इनको हरिद्वार के अंदर कोई नहीं जानता।
उनकी बात अलग है कि आप वो डोईवाला विधानसभा से सोच रहे होंगे, 2-4 लोग आपको जानते हैं, और आपको तो इतना भी नॉलेज नहीं है कि यूकेडी से भी कुछ लोग उठे हुए हैं। आपको, हम पूरे अपडेट हैं, हमें सब पता है, और हमारा कैंडिडेट कल तक अपना ही अपडेट डिसाइड भी की हो अपना जाएगा। कौन आएगा, दूसरे का और ही माला हरीश अपडेट। रावत जी आएंगे, हरीश रावत जी आ रहे हैं, आप चिंता मत करें, कोई भी कैंडिडेट आएंगे, आप निश्चिंत रहें। इस बार जनता को, मुझे लगता है कि जनता ने मूड बना लिया। एक भ्रष्टाचारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, किस तरह भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं, किस तरह तानाशाही कर रहे हैं, जनता देख रही है। और मुझे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेताओं के फोन आ रहे हैं कि हमारी पार्टी तो बिल्कुल इस तरह हो तानाशाह हो गई। किस तरह से आप लोग तानाशाही कर रहे हैं, किस तरह विपक्ष पे निशाना साध रहे हैं। विपक्ष से आज की डेट पे आप जितना तानाशाही करेंगे, जितना दबाने की कोशिश करेंगे, उतना मजबूत होकर निकलेगा। आप बताएं, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर देती है इस कारण से कि उन्होंने पैसे लेकर किसी को शराब के ठेके देने का काम किया, या ये इन्होंने घोटाला किया। आप देखिए, लिखित में प्रमाण है, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से चंदा लिया और किस तरह से फायदा पहुंचाया। अगर अरविंद केजरीवाल को आप जेल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जेल में जाना चाहिए। आपने हर जगह घोटाले किए हैं। आप देखिए, सिलक्यारा जो ये पुल यहाँ बन रहा था, टनल बन रहा था, उसमें भी आपने 56 करोड़ रुपए खा रखे। आपने कहा पैसा नहीं खाया, उसका लिखित प्रमाण है। आपके ऊपर तो सीबीआई जांच की भी जरूरत नहीं है, सारी जांचें इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हो रखी हैं। आपने कितना पैसा खाया, सब इलेक्ट्रल बॉन्ड बताता है, जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा चाल चरित्र दिख गया है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो किसी ना किसी तरह सरकार बनाए। अगर सरकार नहीं बना पाएगी तो इनके प्रधानमंत्री से लेके सारे के सारे ये जेल की हवा खाएंगे। इसलिए ये तानाशाही तौर जो अपना रहे हैं रवैया, वो जनता देख रही है, और निश्चित ही जनता इस बार इनको इसका सबक खाएगी। आप लोकतंत्र की जिस तरह हत्या कर रहे हैं, आप जिस तरह संविधान को बदलना चाहते हैं, जनता देखे, जनता बहुत समझदार होती है। आप ये मत सोचें कि जनता देख नहीं रही। कई लोग हैं, हो सकता है कि जो अंधभक्त होंगे वो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आशीष कई जी, लोग हैं जिनको सब आशीष जी, कुछ समझ में आ रहा है कि सत्ता आप पक्ष कर का क्या अपना रहे हैं। दावा रहेगा, आप लोगों का अपना दावा रहेगा। ये तो 4 तारीख को इसी वक्त जब हम लोग बात कर रहे होंगे, तब जनता के मूड को धरातल पे किस तरह से उतारा गया है राजनीतिक दलों की ओर से, और रिजल्ट में तय हो पाएगा। चलिए, मैं यूकेडी अनिल जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी वाल्मीकि जी ने कहा कि आप अंतरकलह से ही जूझ रहे हैं, चुनाव में औपचारिकता निभा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं समझता हूँ विपक्षी राष्ट्रीय दल के रूप में सबसे बड़ा कांग्रेस है। वो एनालिसिस करें न करें, लेकिन हम क्षेत्रीय पार्टी हमने बहुत गहराई से इनको एनालिसिस किया है। मुझे बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे रविंद्र भाई कह रहे हैं कि यूकेडी के क्या प्रत्याशी उतर गए। डंके की चोट पे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई, एक प्रेस क्लब में हुई और एक अपने मुख्यालय में हुई। उसके बाद हमारे पुराने प्रत्याशी, जो प्रत्याशी दमंग प्रत्याशी, उनको उतारा है। 2 तरह के पब्लिसिटी होती है। एक तो होती है कि जो भ्रष्टाचार होते हैं, एक होती है जिनका परसेप्शन होता है, जिनका नाम होता है। तो नाम क्षेत्रीय दल का है, हमें उसकी जरूरत नहीं है जोड़ तोड़, इधर से तोड़ उधर से तोड़। ये तोड़ चोड़ की राजनीति आप कर रहे हैं। आपके वो कैंडिडेट क्षेत्र में है जिन कैंडिडेटों को सांसद की परिभाषा मालूम नहीं है। सांसद होता क्या है और सांसद निधि में क्या फंड आता है, सांसद काम करता क्या है। तो आप सांसद, आप अपने प्रत्याशियों की बात करते हैं। आपने उन प्रत्याशियों को लाए हैं जिन प्रत्याशियों को केंद्र के अलावा यानी पार्टी के अलावा जनता ढंग से नहीं जानती है। आप क्यों स्टार प्रचारक मंगा रहे हैं? यदि आपका प्रत्याशी दमदार है तो आप स्टार प्रचारक क्यों मंगा रहे हैं? उसका क्या कारण है? क्यों? आपको कहीं ना कहीं डर है। और या इसके बाद दूसरा, इनके पास एक पैतरा नया चाल चला इन्होंने कि जितने भी विपक्षी दल हैं और जो लोग जिनकी अच्छी पकड़ है क्षेत्र में, इनके संसदीय क्षेत्र में, जहां इनका प्रत्याशी कमजोर है, वहां ये तोड़ के ला रहे हैं। अभी मनीष खंडूड़ी का उदाहरण है। अगर मनीष खंडूड़ी ले आए, अभी जोशीमठ का उदाहरण, बद्रीनाथ के विधायक है, क्या नाम है भंडारी जी का, वो राजेंद्र भंडारी जी, वो है। ये फिल्टर मशीन है और फिल्टर मशीन में जो भी आता है वो धुल करके साफ हो जाता है।
अगर कोई इनके विपक्ष के रूप में कोई अगर गलत काम करता है तो उसको या तो सीडी, आईडी, रॉ, सीबीआई ये सारी जांच पड़ताल होती है, और अगर ये करते हैं और इनके यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ये फिल्टर करके उसको सामने प्रेजेंट कर देते हैं कि ये कैंडिडेट हमारा बिल्कुल। जी चले, मैं रविंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये आरोप अक्सर लगता है कि जिन लोगों पे बीजेपी आरोप लगाती है, कोई भी हो, इन्होंने कुछ नाम गिनाए भी हैं, लेकिन वो अगले दिन अगर वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, और ये निश्चित। चले मैं जवाब दिलवा रहा हूं सर, जवाब दिलवा रहा हूं अनिल जी। जवाब तोड़ की राजनीति में सर, इनका जोड़ तोड़ की राजनीति में महारत हासिल है बीजेपी को, सरकार गिराने, सरकार को जोड़ने में महारत हासिल है। जवाब दे रहे हैं सर, जवाब दे रहे हैं रविंद्र जी, जवाब दे रहे हैं। जी 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 देखिए, मैं आपसे बताऊं, अगर ये कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है तो क्या वह लोग करप्ट थे, ये मानने को तैयार है? और अगर वह करप्ट हैं तो वो करप्ट ही रहेंगे। आप ऐसे ना समझिए, अगर किसी पे मुकदमा चल रहा है, या तो आप बताइए किसी का मुकदमा वापिस हो गया हो, किसी का मुकदमा वापिस नहीं हुआ है, उसको इस बात के लिए ये प्रूफ, जो मुकदमे चल रहे हैं, जहां चल रहे हैं, उसमें सफाई गवाही देनी पड़ेगी। हमने किसी को ये नहीं कहा कि भाई ये जो है दोषी है, या ये इसके लिए इसको फ्री कर दिया गया इस दोष से। उस दोष को सिद्ध करने या फ्री करने का काम माननीय न्यायालय का है। वहां न्यायालय में जाके सबको न्याय मिलता है, मुझे भी वहीं मिलता है, आपको भी वहीं मिलता है, और अन्य किसी भी व्यक्ति को वहीं न्याय मिलता है। तो ये आप इस तरीके के किसी भी प्रकार की, जब आप ऐसी बात करते हैं तो माननीय न्यायालय के ऊपर आप उंगली उठाते हैं। देखिए, आपने लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, पुलिस खतरे में आ गई, फौज खतरे में आ गई, सबको खतरे में बताते बताते आज आप न्यायपालिका पे भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें करके उंगली उठा देते हैं। तो न्याय प्रक्रिया पे उंगली ना उठाए। और हाँ, रही बात इसकी, अगर आपके पास किसी भी नेता के खिलाफ कोई ऐसा सबूत है तो कृपया करके आप न्यायालय जा सकते हैं, सबको इंसाफ मिलता है। आप खुद स्वयं एक उसके जागरूक नेता होने के नाते उसके खिलाफ एविडेंस प्रस्तुत करके उसके खिलाफ मुकदमा कराइए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बचाने का काम कोई भी कर रहा है, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है। देखिए, हमने जिस प्रकार से, मुझे आज भी याद है, 2013 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, यूपीए की सरकार थी, दोनों को नेशनल हेराल्ड के मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच दी थी सुब्रमण्यम स्वामी के एक मुकदमे में, जिसमें बाद में उन्हें दोनों को जमानत लेनी पड़ी थी। तो ये सरकारें कुछ नहीं होती, न्यायालय बड़ा होता है। अगर आपके पास किसी के लिए एविडेंस है, अन्यथा खड़े ना होइए किसी के पक्ष में। आप ईडी, सीबीआई सबकी आवाज उठाते हैं, लेकिन कोर्ट में वहां जाते हैं, आपको जमानतें नहीं मिलती हैं, आप वहां अपना पक्ष नहीं रख पाते। आप ये जिस प्रकार से पॉलिटिकली बयान देते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। चलिए, मैं, हमारे साथ आशीष नोटियाल भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आरोप लगाना महज एक आरोप है, रस्म अदायगी बता रहे हैं बीजेपी से रविंद्र जी, लेकिन आरोपों में दम नहीं है। ये साबित करना चाहिए और सिस्टम पे भरोसा करना चाहिए, लबोलुआब ये है। जी आशीष नोटियाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मैं आ रहा हूं उनके पास में, उससे पहले मैं अनिल जी जुड़े। अनिल जी, आरोपों में कोई दम नहीं होता है, भरोसा रखना चाहिए विपक्ष को, एजेंसियों पे और सिस्टम पे। नहीं, हमारा तो भरोसा ही रहता है, लेकिन सवाल इस बात का है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी को सजा नहीं मिलती है, या भ्रष्टाचारियों को ये पनाह दे देते हैं और उसके बाद कुछ उन पे एक्शन नहीं। सवाल इस बात का है कि आपको पता है कि ये भ्रष्ट है और ये भ्रष्टाचारी हैं, और आपके यहाँ अगर आते हैं, अगर उन पे कोई विपक्ष का हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई उंगली उठाती है, तो आप उसको फिल्टर मशीन में क्यों डाल देते हो? फिर उसका पक्ष यही सवाल आशीष जी से मेरा। आशीष जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपकी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जिन लोगों को ज्वाइन कराती है, कुछ दिन पहले उन पे आरोप लगाती है, तो ऐसी क्या फिल्टर मशीन है, जैसे आपने भी आरोप लगाया, कि उससे साफ होकर के निकल जाते हैं। लेकिन बीजेपी का एक कहना है कि उन पे केस विड्रॉ नहीं हुए, उन्हें पेशियां भुगतनी ही होंगी। दूसरी बात, सिस्टम को फॉलो करते हैं और विपक्ष को भी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए।
आशीष जी सुन पाए आप मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन लिया मैंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है पूरे इंडिया की। आप देखिए, राम का नाम लेने वाले लोग सोने की चोरी कर लेते हैं। आप देखिए, भ्रष्टाचार का नाम लेने वाले लोग भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोपी हैं। सबसे बड़ा स्कैम जो है वो यही तो है, चुनावी बॉन्ड, जिसके माध्यम से इन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा खाया और लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। तो ये तो जग जाहिर है, सब दिख रहा है, इसमें कोई ना जांच ना कुछ। ये तो सामने दिख रहा है, सारी जांच का रिजल्ट सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा स्कैम किया है। आप देखें, अगर मैंने अभी बताया आपको, जैसे अरविंद केजरीवाल दोषी है इस बात को लेकर कि उसने जो है शराब घोटाला किया, तो क्योंकि उसने पैसा लेके, आप लोगों का कहना है कि उसने लोगों को ऐसी नीति बनाई जिससे उसने लोगों को फायदा पहुंचाया। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है। उसने चंदे के नाम पर पैसा लेकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है और निश्चित जनता को समझना होगा। आप देखिए, चुनाव से 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए जाते हैं। किस बात को लेकर? 7 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कोई 14 लाख रुपए का कोई हिसाब था, वो नहीं दिया। उसमें 200 करोड़ रुपए की तो इन्होंने पेनल्टी लगाई है हमारे ऊपर। उसके बाद हमारे चुनाव के टाइम पे अकाउंट सीज कर दिए। इससे बड़ा तानाशाही का और क्या उदाहरण हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही की हद चलिए मैं चलते चलते रविंद्र जी से जवाब दिलवा देता हूं। आपके आरोप का समय कम है। रविंद्र जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए आप। देखिए, बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बात करते हैं, जल्दी इसका खुलासा होगा, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो क्या खुलासा? हमारे पास 6000 करोड़ रुपए आया तो 1200 करोड़ रुपए इनके पास भी आया। ये बता दे कहां से इन्होंने किसके साथ गबन कर, कहां से आया? रविंद्र भाई झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? दूसरी बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप सुनने की क्यों सुन ले? झूठ क्यों सुन ले? आप झूठ बोलेंगे, हम सुन ले। आप 1200 करोड़ हमारे क्या बताएं ना कहां से आया? रुपए का चंदा, 1200 करोड़ रुपए की राहुल गांधी ने उगाही करी या नहीं करी? दूसरी बात देखिए, कहां से करी भाई? झूठ बोलते हैं। तो हिसाब देना पड़ेगा अपने टैक्स के पैसे का, लेकिन इनसे हिसाब ना मांग ले भाई। अगर आपके पास गलत हुआ, जब आप एक आतंकवादी के लिए आधी रात को कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो क्यों नहीं जाते अपने कागज लेके कि हमारे साथ गलत कर दिया, देखिए जी हमारा अकाउंट इन्होंने जानबूझ के जो है पॉलिटिकली दुश्मनी रखने के लिए करा है। आप जाइए माननीय न्यायालय पे, क्यों नहीं जाते? आप पे है ही कुछ नहीं, आप सिर्फ सवाल उठाना चाहते हैं। नहीं है चंडीगढ़ में रविंद्र जी, आशीष जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है सर। हम जुड़ते रहेंगे, हम रोज 6:30 बजे उत्तराखंड के सभी साथियों से मुलाकात करते रहते हैं। तो चलिए, हम आज का हमारा एजेंडा था नामांकन को लेकर के। कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी हैं, जैसे आशीष जी अभी दावा कर रहे हैं कि जल्द सामने आ जाएंगे, क्योंकि नामांकन का दिन भी निकलता जा रहा है। आई थिंक 2 दिन अब बचे हैं।